नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सिस्टम में रह कर के सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम में व्याप्त गड़बड़ियों से लड़ना, वहाँ जो भी दिक्कतें हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना और उन खामियों को दूर करने की कोशिश करना, ये शायद हर एक अधिकारी का सपना होता है। उसको वो उस सिस्टम में जा कर के कितना पूरा कर पाता है, ये अलग बात है। और यही उसकी वास्तविक परीक्षा होती है कि वो इसको करने में कितना सफल होता है और कितने मनोयोग से उसको करता है। लेकिन जो व्यक्ति इसको करने की कोशिश करते हैं, उनको किन संघर्षों से जूझना पड़ता है, इसका जीता जागता उदाहरण है रिंकू राही। रिंकू राही इस समय उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण अधिकारी हैं और अभी 2021 की जो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा हुई है, उसमें उनको उनका चयन हुआ है। रिंकू राही अपने अपने विभाग की खामियों को उजागर करने के लिए बहुत से खामियों को उजागर किया और उसमें उनके विरुद्ध बहुत से षड्यंत्र रचे गए, उनके ऊपर हमला किया गया, गोलियां लगी, घायल हो गए, मरणासन अवस्था में कई दिनों तक अस्पताल में पड़े रहे। लेकिन अपने इस कर्तव्य से वो डिगे नहीं और अब उनका कहना है कि जब उनको दूसरा जन्म मिल ही गया है, तो अब वो समाज सेवा में और जो काम उनको मिला है उसी काम में वो अपने जीवन को आगे भी लगाते रहेंगे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही रिंकू राही से कराने जा रहे हैं। रिंकू राही से ही जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से 12 साल के गैप के बाद सिविल सेवा की परीक्षा पास की और जिस सेवा में वो इससे पहले रहे, उस दौरान उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किन संघर्षों से जूझना पड़ा। तो रिंकू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और चूंकि ये बधाई इसलिए भी बड़ी अहम है कि आपने, जो मेरी जानकारी है कि पिछली परीक्षा जो पीसीएस की है वो 2008 में आपने पास की, अब 2021 में आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, तो बहुत से लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि ये इतने गैप के बाद क्या आप लगातार परीक्षाएं दे रहे थे या फिर बीच में ब्रेक हो गया और अब नए सिरे से तैयारी करके दिया? कैसे रहा ये 2008 से लेकर के और 21 तक? परीक्षा के बारे में आप बताएं कि और भी परीक्षाएं दिए थे या बीच में गैप रहा? जी, सर्वप्रथम धन्यवाद। आ, मैं एक्चुअली 8 के बाद मैंने परीक्षा जारी रखी थी। मैंने बीच में एक एक दो गैप दिए भी, चूँकि जो कैटेगरी में आने एससी कैटेगरी में आने की वजह से मेरे पास अटेम्प्ट की सीमा नहीं होती हैं। तो और मुझे पता था कि अगर मैं गैप करता हूँ तो वो मोटिवेशन हो सकता है खत्म हो जाए, क्या हो। तो अगली बार की मुझे कभी पता ही नहीं होता था कि अगली बार दे पाऊंगा कि नहीं। हम्म। सिचुएशन इतनी एडवर्स होती थी, मान लगता था कि शायद नहीं हो पाएगी। जिसमें दे रहा होता उस समय भी सिचुएशन काफी एडवर्स रहती थी, लेकिन अगली बार तो इसलिए कभी कोशिश की कि हर बार परीक्षा दी जाए। तो लगातार कंटिन्यू रहा प्रिपरेशन में तो और नौकरी। कंटिन्यू प्रिपरेशन हाँ जी। नौकरी। प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के लिए जी जी, अच्छा सॉरी। आप अपनी बात प्रिपरेशन जारी कंटिन्यू रखें। करने के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के लिए चूंकि मुझे नए स्टूडेंट्स जो थे उनसे एनर्जी मिलती थी। तो मैंने जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही, मैंने वहाँ पर नए स्टूडेंट के साथ बैठ के कोचिंग जैसे एस्टेब्लिश करके उनको गाइडेंस भी देता रहा। उसका मुझे काफी लाभ मिला चीजों में। जी, मैं वही जैसे पूछने अभी तो वाला हूँ कि आपके पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है और आप हापुड़ में इस समय इसी पद पर हैं भी। तो जी ये बिल्कुल यंग स्टूडेंट्स के साथ, जिनको आप खुद गाइड भी कर रहे हैं और उस इंस्टीट्यूट के आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डायरेक्टर भी हैं, उन छात्रों के साथ बैठ करके परीक्षा में भी शामिल होना, ये किस तरीके का अनुभव रहता है? क्या छात्र भी आपको मोटिवेट करते थे आपके साथ जैसे आप उनको करते थे? जी यकीनन। एक्चुअली अभी तो मेरी पोस्टिंग में है इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग ऐसी रही है जहाँ पर कोचिंग जो जनपद पर स्तर पर रही है मेरी, कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई संबंध नहीं होता था, तो वहाँ पर मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था मैं। इसमें बच्चों को गाइड करना। तो होता क्या था कि हालांकि इसमें जो नए नए जो एनर्जी वाले बच्चे आते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरह से चीजें होती है, क्या होता है। क्योंकि हमारे पास अनुभव हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, लेकिन जो एनर्जी होती है और जो समर्पण का भाव होता है, जी। तो जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, जो
तो वहाँ कहीं न कहीं भूलना शुरू कर देते हैं कि जो सवाल हमारे पहली बार में था वो कमज़ोर होता जाता है। तो जो स्टूडेंट्स होते थे, हाँ, ये स्टार्ट में लगता था कि चीज़ों में कि बच्चों के साथ बैठेंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है कि स्टूडेंट जिस मोटिवेट करते हैं उनको कभी फील ही नहीं होने देते कि मैं जैसे सिंपल कहें, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इस तरह से सेंटेंस होता है तो नहीं, काफ़ी अच्छा मैं फील होता था कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया चीज़ों में। हालाँकि चूँकि मेरी जो जॉब रहती है, जॉब नेचर है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, वो मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है, तो जो मेरा स्पेशली काम होता है पढ़ाई-लिखाई से बहुत कम ताल्लुकात हो पा रहा था यहाँ पर। फिर भी जो स्टूडेंट्स को देख के उनसे मोटिवेशन मिलता था और कहीं जब भी टाइम मिल रहा होता था, तो फिर पढ़ाई की जा रही थी वो। बहुत बढ़िया। रिंकू जी, आपसे जो बातचीत में मेरी दिलचस्पी, आपका जो प्रोफाइल मैंने देखा वो इसलिए बढ़ी कि आपने नौकरी की शुरुआत से ही मतलब एक एक ये बात होती है कि संघर्ष करके आईएएस या पीसीएस जैसी नौकरी, कोई भी नौकरी मिलती है और आपने उसके लिए पहले संघर्ष किया, फिर आप नौकरी में भी संघर्ष करते रहे और फिर एक दूसरी नौकरी पाने के लिए भी आपने संघर्ष किया और वहां सफल हुए। ये जो 2008 के बाद जिस तरीके का जो संघर्ष था आपका, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ जिसको लेकर के आपके ऊपर गोलियाँ भी चली, आपका चेहरा खराब हो गया, आँख में आपको दिक्कतें आई, मतलब इन सारी चीज़ों को ये क्या परिस्थितियाँ थी? थोड़ा-सा इसके डिटेल में क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रेरणास्पद चीज़ें हैं, बातें हैं, जिनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ आपको ना तो अपनी जो ज़िम्मेदारी आप नौकरी के रूप में निभा रहे थे, वहाँ से डिगा सकी और ना ही आगे की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको डिगा सकी। तो थोड़ा-सा ब्रीफ में आप उसको हमको बताएँ। जी। एक्चुअली जो जैसे न्यू एस्पिरेंट जो प्लानिंग थी कि आना है सिस्टम में, तो मेरे साथ हमेशा रहा था कि मुझे जॉब के लिए नहीं आना था। मुझे जी। नौकरी नहीं चाहिए थी, मुझे सेवा का अवसर चाहिए था। जी, जी। तो सर जैसे एज़ ए न्यू एस्पिरेंट हम लोगों की सोच रहती है क्यों आना है? हुँ। तो मेरी जो सोच रही थी वो एक नौकरी के लिए नहीं आना था मुझे। जी। मुझे सिर्फ़ रोज़गार का साधन नहीं चाहिए था बल्कि सेवा का अवसर चाहिए था। और ये मेरी फैसिलिटी इसलिए रही थी कि ऐसा मार्ग था जहाँ पर मैं सेवा करने की भी सैलरी मिलती थी। तो सेवा का अवसर भी था, सैलरी थी, तो इसलिए मुझे सिविल सर्विस का जो फील्ड है उसने मुझे फैसिलिटेट किया। हुँ। तो मैं आया यहाँ पर और जैसे कि हम मूवी में देखते हैं कि मूवी में देखिए कई सारी मूवी देखा है कि ईमानदार होते हैं तो उनको कैसे-कैसे हरासमेंट होता है और कैसे पनिशमेंट होते हैं। जी, जी, जी। तो वो सब जो दिमाग में आइडिया थे कि ऐसा हो सकता है, हुँ। उसी चीज़ को लेके आया था मैं सिस्टम में। हुँ। तो जब मैंने पहली पोस्टिंग थी मेरा जो चयन हुआ था यूपीपीसी से 2004 बैच में हुआ था। जॉइनिंग मेरी 2008 में हुई थी। अच्छा। पहली पोस्टिंग मेरी मुज़फ्फरनगर में हुई थी, हुँ। समाज कल्याण अधिकारी के पद पर। तो जहाँ पहुँचा तो देखा कि काफ़ी बड़ा करप्शन चल रहा है और लोग जो हैं, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनके हकों को खाया जा रहा है। एंड चूँकि मैं ऑफिसर था तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि कम से कम ट्रांसपेरेंसी लेके आऊँ, सारी चीज़ लेके आऊँ। हुँ। वहीं पर काफ़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि जो मेरे सीनियर ऑफिसर थे, जैसे मुख्य विकास अधिकारी थे उस समय, तो उन्होंने चार्ज पूरी तरह से नहीं दिया था मुझे जिससे रोक पाऊँ मैं। तो मैंने उसके जो सारे सबूत जो है घोटाले के इकट्ठे करना शुरू कर दिए, हुँ। जिससे कि एक्सपोज़ कर पाएँ। तो एक डीएम सर थे, श्री भुवनेश कुमार सर थे, तो उनसे बात हुई। तो उन्होंने पूछा कि कैसे आगे कर सकते हो? तो बताया मैंने कि सर हम इसको ऑनलाइन ले आएँ सब चीज़ों को, हुँ। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, अपने आप ही करप्शन लगाम लग जाएगी। तो उन्होंने मुझे ओके कर दिया, तो उसी ऑनलाइन को प्रोसेस में चल रहे थे हम लोग। तो जब उनको लगा कि उस बीच में मुझे धमकियाँ मिली काफ़ी, जब मैं हुँ। प्रोसेस में था। धमकियाँ मिली, इवन मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर थे, उनकी धमकी आई मेरे पास। हुँ। पैसे के ऑफ़र भी आए, झड़प भी हुई। इवन मेरे 23 मार्च के लगभग मेरे अकाउंटेंट ने बोला था जब जो चाहिए आप ले लीजिए, बस 7 दिन के लिए मेडिकल चली जाइए। हुँ। वो फीलिंग आई थी कि सैनिक वाली आई थी कि मैंने स्वयं को तुलना की कि बॉर्डर पे जो खड़ा सैनिक है, उससे अगर ये चीज़ कहे कोई भी, तो हाँ। उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? हुँ। तो जो उनका डिसीज़न मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो डिसीज़न मैंने अपनाया कि मुझे रहना है यहाँ पर ही। जो है मुझे सारी चीज़ करनी है। हुँ। तो 26 मार्च को सुबह-सुबह बैडमिंटन खेल रहा था, तो शूटर के ज़रिए इन लोगों ने, जो माफिया लोग थे, उन लोगों ने मेरे ऊपर शूट आउट करा दिया अच्छा। और 7 गोली लगी मुझे। हुँ। तो उसके बाद फिर इलाज चला, उसमें मतलब गोली लगना एक अलग चीज़ थी, लेकिन मेरे लिए बड़ी चीज़ थी कि इतनी बड़ी जगह, बहुत सेंसिटिव जगह गोली लगने की, क्योंकि सिर पर जो है, हेड पर 3 गोली लगी थी।
हाँ, हाँ। तो गोली लगने से बड़ी मेरे लिए अच्छी चीज मेरे लिए जो मैं इसे मानता हूँ वो ये है कि मैं बच गया। और इसको मैं ये इस तरह से लेता हूँ कि एक तो पुनर्जन्म मानता हूँ अपने आप को कि इसमें पुनर्जन्म की तरह से है मेरे लिए। हुँ, और ये मेरे लिए कहीं न कहीं मैं जो ईमानदारी और मेरी तत्वनिष्ठा की भी सोच रहा है, एटीट्यूड रहा है मेरा, हाँ, उसके लिए इनाम दिया गया है। हुँ, और जैसा कि आपने बताया कि इसमें मेरा भी मानना है कि हमेशा हम कोई काम करते हैं तब इनाम मिलता है। जी। मुझे पहले इनाम मिला है ज़िंदगी का, अब मुझे काम करना है और वही कोशिश जारी है मेरी लगातार काम करने की। तो बहुत बढ़िया आपकी सोच है रिंकू जी। ये मुज़फ्फरनगर की ये घटना थी, उसके बाद अन्य जगहों पे जो आपकी पोस्टिंग्स हुई, क्या और भी जगहों पे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा? क्या आपने भ्रष्टाचार खोलने की कोशिश की हो और फिर से आपको दबाव डाला गया हो, थ्रेट दिया गया हो, धमकियाँ दी गई हो? हाँ, ये चूँकि सिस्टम है अपना तो एक अटैक के बाद और भी चांस बने थे मेरे ऊपर अटैक होने के। जी। उसको भी काउंटर किया, उसको भी बचाव किया मैंने अपने आप को। हुँ, उसके बाद भी चूँकि भदोही में भी था, श्रावस्ती में भी, ललितपुर में भी मैंने जो वहाँ पर जो करप्शन चल रहा था उसे एक्सपोज़ किया मैंने काफ़ी। अच्छा। और ज़ाहिर है कि सिस्टम बचाना चाहता है कि वो ऐसे सिस्टम के साथ दिक्कत भ्रष्ट जो सिस्टम है उसके साथ एक कमज़ोरी है उसकी कि कोई चीज़ को वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं आने देना चाहता। हुँ, तो उसे पता है कि भ्रष्ट सिस्टम ऑन द रिकॉर्ड आने देगा तो जो अच्छा सिस्टम है वो उस पर काम कर देगा और सिस्टम को अच्छा कर देगा। हुँ, तो काफ़ी दबाव डालने की कोशिश की। अभी 2-4 महीने पहले भी ऊपर मेरे पर दबाव आया था काफ़ी ज़्यादा। हुँ, अभी यही पोस्टिंग में भी कि एक सीनियर ऑफिसर उनका फ़ोन आया मेरे पास कि गलत काम कराने के लिए, हम ये कह रहे हैं ये काम कर दो। तो बोला मैं सर कि मैं गलत हूँ तो बताइए मुझे। हुँ, हुँ, बोले नहीं ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर का आदेश है, आपको ये करना ही पड़ेगा गलत काम। हुँ, तो मना कर दिया मैंने। हुँ, तो उन्होंने साफ-साफ बोल दिया उन्होंने कि अ, साफ-साफ बोल दिया उन्होंने कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूँगा। अच्छा। तो बोलिए कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, और मुझे सस्पेंड भी किया गया इस पे 2018 में सस्पेंड भी हुआ हूँ मैं। अच्छा। चार्जशीट मिली हैं। हाँ, और जो प्रताड़ना हो सकती हैं वो इतनी मिल चुकी हैं कि अब तो मेरा साफ-साफ कहना होता है कि और कुछ हो तो और ट्राई कर लो। हुँ, जो भ्रष्ट लोग हैं उनसे कहना मेरा ये होता है और कुछ ट्राई करना हो तो कर लो, हुँ। मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। मतलब आपके ऊपर अपने विभाग के जो विभागीय अधिकारी हैं और उच्चाधिकारी हैं, उनका भी दबाव आता है और उस तरफ से काफ़ी। भी इसीलिए कहा ही जाता है कि सिस्टम में कोई एक व्यक्ति ना भ्रष्ट होता है और ना एक ईमानदार पूरे सिस्टम को सही कर सकता है। भ्रष्टाचार का पूरा एक एक पूरी साइकिल बनी हुई है, पूरी उसकी हायरार्की बनी हुई है। मैं ये जानना चाहूँगा जो मुज़फ्फरनगर वाली बात आपने बताई जब आपको गोली भी लगी और आप घायल रहे, इलाज चला आपका। उस दौरान आपके जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उनका आपके प्रति क्या रुख था? यानी वो एप्रिशिएट कर रहे थे या उन्होंने भी इस चीज़ को ऐसे कहा कि अरे छोड़ो क्यों इसमें पचड़े पड़ रहे हो, यही होना है? अगर आप बताना चाहें, आप जी, बताएँ? यस, 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 ये तो है ओपनली है। इसमें मानना है कि जो जैसा ऑफिसर था, उसने मेरे साथ वैसा बिहेव किया। अच्छा। अच्छे थे अच्छा किया, जो खुद वैसे थे जैसे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर थे, तो उनका तो मेरे पास कॉल आया काफ़ी धमकी वाला कॉल आया हुँ। कि ईमानदारी छोड़ दो वरना तुम्हारे मार के यहाँ गंदे खेत में डाल दिए जाओगे। हुँ, 1 साल हुँ। बाद लाश नहीं कंकाल मिलेगा। ओहो! और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर थे तो वो मेरी नज़र में उस समय तक रोल मॉडल थे। अच्छा। मैं उन्हें काफ़ी मानता था कि वो काफ़ी ईमानदार माने जाते थे। हुँ, जब मेरे साथ ही ऐसा बिहेव हुआ तो समझ गया कि खोखलापन है सिस्टम का। क्योंकि सिस्टम को धोखा जो है भ्रष्ट लोगों से ज़्यादा जो खोखलेपन वाले ईमानदार होते हैं उन्होंने दे रखा है। हुँ। नाम के ईमानदार होते हैं। जी, जी, जी। इधर को मेरे जो सीडीओ साहब थे, जो उनके कर्मचारी थे, हाँ, वो खुद ही करप्शन में इन्वॉल्व थे। हाँ। तो वो चीज़ थी लेकिन जैसे डीएम सर थे उस समय मनोज कुमार सर थे, उनकी काफ़ी सपोर्ट थी। अच्छा। इधर को बाद में मतलब कुछ लोग ऐसा नहीं सिस्टम में काफ़ी अच्छे लोग भी मिले हैं मुझे, काफ़ी सीनियर्स अच्छे मिले हैं। जी, जी, जी। कुछ सीनियर्स ने बोला भी है इस चीज़ को मुझसे कि हम भी ईमानदार रहना चाहते थे, नहीं रह पाए सिस्टम की वजह से। हुँ, आज आप ईमानदार हो तो खुशी मिलती है। हुँ। तो ये जब बात आपके जी। जिन्होंने हमला किया था उस दौरान तो उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ कुछ केस चला, गिरफ्तार हुए, उनको कुछ सज़ा मिली या फिर सारा कुछ क्या है उस केस के बारे में बताएँ, उन लोगों के बारे में बताएँ जिन्होंने आप पे हमला किया था? जिन्होंने हमला कराया था चूँकि इसमें एक तो बहुत बड़े एक पार्टी का बड़ा नेता था वहाँ पर, माफिया था और कई सालों से अरबों की संपत्ति थी उसके पास।
उसमें साथ ही अकाउंटेंट था मेरा, बाकी शूटर्स थे। तो जिसके पास आज की डेट अरबों की संपत्ति है, वो खरीदने की क्षमता रखता है। तो उसका केस हुआ, क्रिमिनल केस चला, लेकिन उसके बाद खरीदने की क्षमता थी, वो खरीदता गया, लगातार खरीदता गया चीज़ों को वो। और उसने इतना तक खरीदा कि जो खुद को बचा लिया उसने साथ-साथ। तो आज भी चीज़ चल रही है, आज भी उम्मीद है कि शायद कहीं से न्याय मिलेगा, कोई तो होगा, कोई तो पोजीशन में बैठा होगा जो ईमानदार होगा, ईमानदारी की बात सुनेगा। तो ये चीज़ यही थी, तो समय तो कि जो न्याय की लड़ाई लड़ी है मैंने, तो उसमें भी मुझे काफ़ी मतलब कि चीज़ सिस्टम से और रूबरू होना पड़ा है। इसमें जैसे जो मेरे पास जो अकाउंटेंट था जिसने पूरा करप्शन किया था, अटैक कराया था, उसको अंतरिम रूप से बहाली देकर, ये दिखाकर के जो जांच अधिकारी उसने लेट कर दिया है, उसको अंतरिम रूप से बहाली देकर हाँ। बकायदा ज्वाइनिंग दे दी थी। हम्म। और जो नेता था उसको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। बताइए, तो आपको इन तो ये परिस्थितियों में ये नहीं लगा कि हम खुद भी क्यों अकेले लगे हुए हैं और अकेले हम क्या कर सकते हैं? कभी मन में ये आया कि हमको भी इस तरीके से छोड़ देना चाहिए, हमको भी उसी डर पे चलना चाहिए जिस पे बाकी लोग चल रहे हैं, बाकी ऑफिसर चल रहे हैं? इस तरह की कभी मनस्थिति बनी? एक्चुअली मेरे आसपास जो है कभी-कभी एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव आया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया कि क्या करना चाहिए। लेकिन चूँकि मेरा जॉब में आने का जो डिसीज़न था, पहले था वो सेवा वाला था। और चूँकि मैंने गरीबी को और जो गरीब लोगों को मैंने पास से देखा है काफ़ी, उनके बारे में जो जानता, उनकी सोच क्या है, सब चीज़ जानना था उनके लिए। तो मुझे लगता था कि एक ज़िंदगी ऐसे इन लोगों पर हज़ारों ज़िंदगी कुर्बान हो जाए तब भी कम है। तो उनकी नीड ज़्यादा है और उनके लिए चीज़, और दूसरी चीज़ थी चूँकि मैं एक लीगली या सोशली या मोरली बाउंड पे था कि मुझे ये ड्यूटी है, मैं जो कर रहा हूँ कहीं भी मैं क्रांतिकारी काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्यूटी कर रहा हूँ। बिल्कुल। लोग इसे क्रांतिकारी इसलिए मानते हैं कि मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। यस। हाँ। जबकि मैंने कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया है। मुझसे पूछा जाए आज की डेट में तो मैंने कोई क्रांतिकारी काम कहीं नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ ड्यूटी की है अपनी। बस सही से ड्यूटी की, इतना किया है। तो लोग जो होता है ना कि जो कम है तो इसलिए एक अप्रिशिएशन मिलता है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो जब मैं ऊपर से मेरी चीज़ थी कि जब मैं मेरे कहने पर जो भ्रष्ट लोग हैं वो बदल नहीं सकते, तो उनके कहने पर मैं क्यों बदलूँ? बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान आपके परिवार का सपोर्ट किस तरीके से रहा? परिवार वालों का भी तो दबाव रहा होगा कि क्यों इतनी ईमानदारी दिखा रहे हो, पैसा कमाओ, तुम भी और लोगों की तरह मौज से रहो, गोली भी खा रहे हो, मार भी खा रहे हो, सस्पेंड भी हो रहे हो। आया तो होगा, जैसे मुंशी जी, प्रेमचंद की जी, जी। कहानी आपने पढ़ी होगी, नमक का दार होगा। नमन का दौरागा जी, 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 जी। तो हाँ। काफ़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जैसे उसमें जो उनसे काफ़ी रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा उनका फॉलोअर बना रहता हूँ मैं। उनकी ईदगाह वाली कहानी थी, वहाँ से इंस्पायर करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा जो आया था इसमें कि मेरे पास एक फेजेज़ आए काफ़ी। फेजेज़ क्या, जब अटैक हुआ मेरे ऊपर, एक्चुअली परिवार के साथ मैं इतना एक अच्छा फ़ील करता हूँ कि परिवार ने पैसे के लिए कभी नहीं कहा ज़्यादा, पैसा कमाओ। उनकी तरफ ये दबाव ज़रूर रहा कि ऐसी ज़िंदगी किस काम की, जहाँ नौकरी किस काम की जहाँ तुम्हारे पास मर्डर ही हो जाए। तो जब मेरे को अटैक हुआ था, तो अटैक के बाद में मेरे पापा जी और जो मम्मी पापा जी स्पेशली, तो वो एक कन्फ्यूज़न में हो गए थे। आस-पास लोगों ने उन्हें एक मोटिवेट कर दिया था कि आपका बेटा नौकरी करना जानता नहीं है। वो नौकरी करने में असफल है, इसलिए अटैक हुआ। मतलब उनके दिमाग में ये भर दिया गया था कि अटैक का कारण ही इसलिए है कि मैं बेकार हूँ, मैं असफल हूँ। तो वो अपने बेटे, एक बेटे ने जिसने गोली खाई थी, उसके नाम पर असफलता का नाम जैसे ही आ रहा था, तो वो और टूट जा रहे थे। हुँ, हुँ, तो वो मेरे को दबाव बना रहे थे कि कम से कम इतना तो करो कि आराम से नौकरी चली जाए। हुँ। उनका प्रश्न रहता था हमेशा कि हज़ारों लोग नौकरी करते हैं यहाँ पर, सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, आराम से रिटायर हो जाते हैं, सब चीज़ हो जाते हैं, पर तुम्हारी तरह कोई ना अटैक होता, ना कोई बवाल होता। हुँ। तो आज भी थोड़ा-सा, अभी तो थोड़ा-सा वो समझे हैं, चूँकि जैसे उसके बाद जो 2012 में मीडिया कवरेज हुई थी, तो लोगों ने एक रिस्पेक्ट, थोड़ा-सा एक एप्रिसिएशन दिया था। तो उससे उनको अच्छा फ़ील हुआ था कि हाँ भाई, ऐसा ही कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, तो कुछ लोग अच्छा ही बोलते हैं। हुँ। और उसके बाद जैसे अभी जो रिज़ल्ट आया है, उसके बाद जो एप्रिसिएशन मिला है, उसके बाद हमारे पापा को लगता है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा बेटा सही रास्ते पर है। हाँ, सही तो बात ये है। और रहता है। वो जब लोगों ने कहा होगा तो स्वाभाविक है, वो पितृभाव से अपना सोच रहे होंगे कि ठीक काम नहीं कर रहा है या क्यों गोली खा रहा है। और दूसरी चीज़ रिंकू उनके जी, अंदर में अब डर डर था। जी, 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 उनके बताएँ, अंदर एक बताएँ। डर था कि मैं कोई खो ना दें मुझे। खून, तो जो हाँ, हॉस्पिटल स्वाभाविक है, वही तो, एक्चुअली बिल्कुल। हॉस्पिटल में जब मैं था, तो बताते हैं कि जब मैं अंदर में ऑपरेशन चल रहा था,
तो शायद 2-3 बार खबर ऐसे माहौल बन गया था कि मैं नहीं जिंदा रहा। इवन टीवी पर भी शायद खबर आ गई थी मेरे लिए कि रिंकू सिंह राही जिला समरगाई अब नहीं रहे। न्यूज़ पे भी फ्लैश हो चुकी थी। मतलब कि उन्होंने एक तरह से कहें तो मौत के नजदीक देखा है मुझे एकदम। तो एक बार हो जाता तो शायद उस गम को झेल लेते, लेकिन अब उन्हें डर लगता है कि दोबारा ये चीज आएगी तो कैसे झेलेंगे। तो ये डर है उनके अंदर अभी भी। तो अभी भी कई बात होती है, जैसे मेरा अभी जो सीनियर ऑफिसर से अभी क्या कहते हैं, उन्होंने धमकी दी, मैं मना कर दिया। तो डर गए इस चीज से कि ऐसा ना हो, कोई बात ना हो जाए। तो गोली भी खाई, सस्पेंड भी रहा, चार्जशीट रही। तो ऐसे समझ नहीं पा रहे कि ईमानदारी मुश्किल मतलब चीज क्या क्यों है, है, कठिन रास्ता क्यों क्यों है, है वो ईमानदारी समझ का? ही नहीं पा रहे। हाँ हाँ। और चूंकि ये सिस्टम का पार्ट है, चूंकि हम लोग पता है जब नॉर्मल चीज अब आप जब धारा के विपरीत रहेंगे तो ये दिक्कत आएंगी ही। जी जी बिल्कुल। तो अब क्या आपका अभी और अटेम्प्ट आपके बचे हैं? आगामी जो 5 जून को एग्जाम हो रहा है उसमें भी आप अपीयर होंगे, या फिर अब चांस आपके खत्म हो गए हैं? जी, चूंकि मैं अभी रेजर्वेशन का यूज कर रहा हूँ, तो उस रेजर्वेशन के हिसाब से मेरे पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं। अच्छा। तो चूंकि अभी इसमें चूंकि लोअर रैंक भी काफी लो आई है, जी जी। तो इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी भी। अभी है आपके पास अवसर है, अभी आप दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी हमसे बातचीत के लिए, और हमारी शुभकामनाएं कि आप फिर सफल हो और अच्छी रैंक पाएं, सबसे ऊपर की रैंक पाएं, टॉप जी 10 में आप आए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जैसे ईमानदार अफसरों से लोगों को सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति इस तरीके से कर सकता है तो बहुत से लोग कर सकते हैं, और एक व्यक्ति बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में जाकर के भी यदि इतना बेहतरीन काम कर सकता है तो और लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और आपके जैसे 10-5 लोग भी सिस्टम में अगर रहें तो निश्चित तौर पर ये सिस्टम बहुत सुधर सकता है, बहुत ज्यादा उसमें सुधार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी हमसे बातचीत के लिए।